बाबूराव, क्या वो इतनी दूर का देख सकता है? योगराज, तुम्हें उसकी सोच का अंदाजा सिर्फ इसी बात से लगा लेना चाहिए कि विविध काय का तोड़ उसने अपने घर के अंदर छुपाकर रखा हुआ था और किसी को कानों कान खबर तक नहीं हुई। ये सुनते ही बाबूराव एक पल के लिए सहम जाता है और उसे अपनी बेवकूफ़ी का एहसास होता है। अब योगराज बाबूराव की तरफ देखते हुए कहता है, तुम्हें यहाँ रोहित मारवा से उलझने के लिए नहीं भेजा गया है, तुम्हें यहाँ मेरी सुरक्षा के लिए भेजा गया है। इसके अलावा जो कुछ अन्य महत्वपूर्ण काम तुम्हें सौंपे गए हैं, अपना ध्यान उस पर लगाओ, वरना बिना वजह बलि का बकरा बन जाओगे। माँ साहिबा से पहले रोहित ही तुम्हारी गर्दन मसल देगा। अगर अपनी सलामती चाहते हो तो उसकी निगाहों से दूर रहो, उसकी आंखों की किरकिरी बनने की कोशिश मत करो। योगराज के ये सब कहने के बाद कुछ पलों के लिए कमरे में खामोशी छाई रहती है और फिर बाबूराव कहता है, ठीक है, मैं आज ही जाकर वकील से मिलता हूँ। भैया जी, आप किसी भी कीमत पर अपने इस खुफिया कमरे से बाहर मत निकलिएगा। पुलिस हेडक्वार्टर। भूमिका की उलझन। जैसे ही भूमिका अपने ऑफिस पहुंचती है, उसे अलग अलग निगाहें अलग अलग तरह से उसकी तरफ देखती हुई दिखाई देती हैं। अंत में वो अपने कैबिन में पहुंच जाती है। वहां अर्जुन सिंह और छठी इंद्री पहले से मौजूद थे। भूमिका के वहां पहुंचते ही दोनों ही भूमिका को घूर घूर कर देखने लगते हैं। भूमिका, ना कोई गुड मॉर्निंग, ना कोई हालचाल, और दोनों मुझे घूर घूर कर ऐसे ही देख रहे हैं जैसे कि मैंने कोई बहुत बड़ा क्राइम किया हो। अर्जुन सिंह, ओहो, तो तुमने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे तुम्हें घूर घूर कर देखा जाए। भूमिका अर्जुन की बात सुनकर एक पल के लिए खामोश हो जाती है और सोचने लगती है कि क्या सच में भूमिका से कोई चूक हुई है। भूमिका सोच ही रही थी कि इतने में छठी इंद्री कहता है, मैडम जी, कल पूरी रात आपका इंतजार करते करते आंखें थक गई और अभी घर जाने की बजाय हम आपके इंतजार में यहाँ बैठे हैं। ये सुनते ही भूमिका का हाथ अपने सिर पर चला जाता है। वो बिल्कुल भूल ही गई थी कि कल रात निपुण की जासूसी के लिए अपनी टीम के साथ वो खुद जाने वाली थी। भूमिका अफसोस के साथ अपनी कुर्सी पर बैठ जाती है। फिर परेशान होते हुए कहती है, मैं इतनी इम्पोर्टेंट बात कैसे भूल गई? आई एम सो सॉरी, पर तुम लोगों को मुझे फ़ोन करना चाहिए था। भूमिका की बात सुनकर अब वे दोनों और भी ज़्यादा गुस्से से भूमिका को देखते हैं, क्योंकि कल पूरी रात भूमिका का फ़ोन स्विच ऑफ था। मारवा हाउस। एक खास शाम। धीरे धीरे शाम हो चुकी थी। आज का मौसम रोज़ के मुकाबले कुछ ज़्यादा ही सुहावना था। आसमान में बादल छाए हुए थे और ठंडी ठंडी साफ हवा बह रही थी। मारवा हाउस में काफ़ी चहल पहल दिखाई दे रही थी। अनिका और रोहित दोनों ही आज रोज़ से ज़्यादा सुंदर दिखाई दे रहे थे। वो दोनों एक साथ अपने कमरे से बाहर निकलकर डाइनिंग हॉल में आते हुए दिखाई देते हैं। डाइनिंग हॉल की सजावट देखकर ये बिल्कुल साफ था कि आज कुछ खास है। तभी आयशा भी वहां पहुंच जाती है। आयशा अपनी सादगी में भी बेमिसाल दिखाई देती है। उसे देखकर भी बिल्कुल स्पष्ट था कि वो किसी खास उद्देश्य के लिए तैयार हुई है। ठीक इसी वक्त मारवा हाउस के मेन गेट से भूमिका की गाड़ी अंदर आती है और वो आनन फानन में अपनी गाड़ी से बाहर निकलकर मारवा हाउस के अंदर पहुंच जाती है। वो अनिका, आयशा की तरफ देखते हुए कहती है, मैं लेट तो नहीं हुई ना? आयशा, नहीं, तुम लेट नहीं हो। भूमिका मुस्कुराकर कहती है, मैं बस अभी आई। ऐसा कहकर वो तैयार होने के लिए अपने कमरे की तरफ चली जाती है। तभी वरुण और रोहिणी मारवा की गाड़ी मुख्य दरवाजे से अंदर आती है। वरुण और रोहिणी दोनों ही हैरान थे कि उन्हें अचानक इस तरह मिलने के लिए क्यों बुलाया गया है। कई सारे सवालों से मन ही मन घिरे हुए वरुण और रोहिणी कुछ ही देर बाद डाइनिंग हॉल में पहुंच जाते हैं। वहां सभी को देखकर उन्हें इस बात का आभास हो जाता है कि उनका इंतजार पहले से ही किया जा रहा है, पर उन दोनों में से किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि रोहित से ये पूछ सकें कि उन्हें क्यों बुलाया गया है। वे दोनों सिर्फ इंतजार कर सकते थे और आयशा मारवा के साथ बैठकर बातचीत में मशगूल हो जाते हैं। कुछ ही देर बाद भूमिका और कौटिल्य भी तैयार होकर डाइनिंग हॉल में सभी के पास पहुंच जाते हैं। इस वक्त सभी के चेहरों पर मुस्कान थी, लेकिन आज खास क्या है ये जानने की इच्छा सभी के अंदर थी। इस सीक्रेट के बारे में सिर्फ और सिर्फ रोहित मारवा ही जानता था। यहाँ धीरे धीरे घर में चहल पहल बढ़ रही थी। वहाँ इन सब बातों से अनजान ओमकार और सनी दोनों सनी के कमरे में बैठे हुए शोक मुद्रा में थे। ओमकार की उम्मीद थी कि मुक्ता के आने से उनकी समस्या के हल होने के आसार जरूर बनेंगे, लेकिन फिर भी बीती रात प्रीति का वो रूप देखकर उसे मन ही मन अजीब सी बेचैनी हो रही थी। यहाँ सनी इसलिए परेशान था कि वो मुक्ता का सामना कैसे करेगा। उसके कारण बिना वजह ही मुक्ता को अपमानित होना पड़ेगा।
तभी सनी के कमरे पर खटखटाने की आवाज़ होती है। दरवाज़ा पहले से ही खुला हुआ था, तभी एक ड्रेस डिज़ाइनर कमरे के अंदर आ जाता है। उसके अंदर आते ही सनी और ओमकार उसे हैरानी से देखने लगते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हो रहा है। वे दोनों ही बिस्तर पर टांगे नीचे करके बैठे हुए थे। उसे अचानक से इस तरह से सामने देखकर दोनों ही अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाते हैं। तभी वो डिज़ाइनर अपने हाथ से इशारा करता है और उसके पीछे पीछे उसके कुछ लड़के क्लोथ स्टैंड्स के साथ अंदर आ जाते हैं। इन स्टैंड्स पर काफ़ी सारी ड्रेसेस हैंगर्स में लगी हुई थीं। वो डिज़ाइनर अलग अलग स्टैंड की तरफ इशारा करते हुए कहता है, ये आप दोनों की फिटिंग के हिसाब से डिज़ाइन की गई है, चाहे आपको जो भी अच्छा लगे, अंत में खुशी मुझे ही होगी। ऐसा कहकर वो अपने लड़कों के साथ बाहर निकल जाता है। सनी और ओमकार कुछ कह पाते अथवा समझ पाते उससे पहले ही वो डिज़ाइनर अपनी बात कहकर बाहर निकल चुका था। अब दोनों दोस्त एक दूसरे के चेहरे की तरफ देखने लगते हैं। पहले ही वे दोनों बहुत परेशान थे, ऊपर से अब और अनसुलझे सवाल उनके सामने आकर खड़े हो गए थे। ऐसी दुखद मानसिक स्थिति में भला किसका अपने लिए ड्रेस चुनने का मन करेगा और किसका मन करेगा तैयार होने का। तभी एक नौकर कमरे में आता है और सनी व ओमकार से कहता है, रोहित मारवा सर ने कहा है कि आप दोनों तैयार हो जाएं। सनी पूछता है, पर यह तैयारी किस लिए? नौकर जवाब देता है, सर ने कहा है कि पूरी फैमिली को उनके साथ किसी फंक्शन में जाना है। ये सुनकर दोनों ही दोस्त उखड़े हुए मन से एक दूसरे को देखने लगते हैं और फिर धपाक से बिस्तर पर लुढ़क जाते हैं। मारवा हाउस में शाम के करीब 5 बजे का वक्त था। आदित्य प्राशर अपनी इकलौती बेटी मुक्ता प्राशर के साथ मारवा हाउस में अपनी सिक्योरिटी गार्ड की गाड़ियों के साथ प्रवेश करते हैं। एक के बाद एक कई गाड़ियां मारवा हाउस के अंदर आ रुकती हैं। इन गाड़ियों में आए हुए मेहमानों की गाड़ियों से घर के अंदर तक लाने के लिए कई सारे नौकर उनकी सेवा में प्रस्तुत हो जाते हैं। आदित्य प्राशर ने भी अपनी शानो शौकत के प्रदर्शन में अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी थी। वो परिवार के हर सदस्य के लिए अपनी तरफ से अच्छे उपहार लेकर आए थे। मारवा हाउस के नौकरों की फौज आदित्य प्राशर के इशारे पर उन उपहारों को उठाकर अंदर की ओर चल पड़ती है। हालांकि वो खुद भी नहीं जानता था कि रोहित मारवा ने उसे यहाँ क्यों बुलाया है, लेकिन मुक्ता की सलाह पर ही वो ऐसा करता है। वो बिल्कुल उसी तरह मिलने आया था जैसे होने वाले रिश्तेदारों अथवा अपने मित्रों से मिलने जा रहा हो। चिराग मेहता अपने आने की खबर धीरे से रोहित मारवा के कान में देता है। रोहित हल्के से अपनी गर्दन हिलाता है और अनिका की तरफ देखता है। रोहित का इशारा मिलते ही अनिका अपनी जगह से उठ खड़ी होती है और वे दोनों आदित्य और मुक्ता के स्वागत के लिए मारवा हाउस के दरवाजे पर पहुंच जाते हैं। आदित्य के साथ उसका असिस्टेंट सुनील भी मौजूद था। ये पहली बार था जब आदित्य प्राशर मारवा हाउस आया था। इससे पहले उसे यहाँ आने का अवसर कभी नहीं प्राप्त हुआ था। उसने केवल मारवा हाउस की शानो शौकत के बारे में सुना था। आज अपनी आंखों से देखकर उसे काफी अच्छा लग रहा था। मुक्ता ने यहाँ आने के लिए इंडो वेस्टर्न स्टाइल में घेरे वाला लॉन्ग सूट पहना हुआ था। प्रिंटेड शिफॉन के कपड़े से तैयार किया गया यह सूट मुक्ता पर बेहद ही सुंदर लग रहा था, जिसकी चोली के गले और कमर पर बारीक काम किया गया था। बिल्कुल ऐसा ही काम कंधे और बाजू पर भी किया गया था। मुक्ता ने आईलाइनर के साथ साथ माथे पर छोटी सी मैचिंग बिंदी भी लगाई थी। हाथ में मेहंदी घड़ी के अलावा कानों में डायमंड ईयरिंग पहने हुए थे। लंबे खुले हुए बालों में से कुछ बाईं ओर के कंधे पर झूल रहे थे। मुक्ता की पेंसिल हील उसके फिगर और चलने के कॉन्फिडेंस दोनों को ही धार दे रही थी। इन सभी चीजों पर से भी ऊपर थी उसके चेहरे पर हल्की हल्की मुस्कान। इस सिंपल लुक में भी वो काफी स्टाइलिंग लग रही थी। आदित्य प्राशर हमेशा की ही तरह अपने सूट बूट में मौजूद था। जैसे ही वे दोनों दरवाजे पर पहुंचते हैं, रोहित खुद उनके स्वागत के लिए वहां मौजूद दिखाई देता है। चिराग मेहता वहीं रोहित के पीछे ही खड़ा था। रोहित अपना हाथ आगे बढ़ाता है। आदित्य प्राशर को इस तरह रोहित मारवा का खुद आदित्य की मेजबानी करना बेहद अच्छा लगता है। आदित्य प्राशर रोहित से हाथ मिलाते हुए अपनी गर्दन को थोड़ा सा झुकाता है और मुस्कुराता है और कहता है, कैसे हैं आप मिस्टर रोहित मारवा? रोहित मारवा मुस्कुराकर कहता है, आइए आदित्य प्राशर जी, हम आपके इंतजार में ही हैं। फिर मुक्ता रोहित और अनिका की तरफ अपने दोनों हाथ जोड़कर नमस्ते कह देती है। इसके बाद आदित्य अनिका की ओर हाथ जोड़कर हेलो अनिका जी कह देता है। अनिका भी मुस्कुराकर उन्हें हेलो कह देती है और फिर मुस्कुराते हुए मुक्ता की ओर अपना हाथ बढ़ाकर उसे कंधे पर रखते हुए उसे अंदर आने के लिए इशारा करती है। अंदर आने के बाद रोहित मारवा आदित्य प्राशर और मुक्ता को खुद अपने परिवार के बाकी लोगों से इंट्रोड्यूस कराता है, खासकर सनी के माता पिता वरुण और रोहिणी मारवा से। इसके बाद वो आदित्य प्राशर के साथ उन्हीं के पास बैठ जाता है।
वहीं मुक्ता अनिका और भूमिका के साथ एक और चली जाती है। प्रीति का कमरा। मारवा हाउस में भूमिका हर तरफ अपनी निगाहें घुमाकर देखती है, लेकिन जब उसे प्रीति कहीं दिखाई नहीं देती तो वो प्रीति को फोन मिला देती है। प्रीति अपने बिस्तर पर बैठी हुए अभी भी कुछ जरूरी काम कर रही थी। जैसे ही उसके फोन के बजने की आवाज होती है, वो बिना फोन की तरफ देखे ही उसे उठा लेती है और अपने कान पर लगाकर कहती है, हेलो। उधर से आवाज सुनाई देती है, पूरा घर नीचे डाइनिंग हॉल में इकट्ठा हुआ है, लेकिन तुम कहीं दिखाई नहीं दे रही हो। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मेरी आंखों को कुछ हो गया है या तुम मिस्टर इंडिया हो गई हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि फिर से ओमकार के साथ बिजी हो। अभी कुछ सेकंड पहले तक प्रीति की भौहें चढ़ी हुई थी और वो पूरी तरह से अपने काम में खोई हुई थी, लेकिन भूमिका की आवाज सुनते ही उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और आंखें अपने काम से हटकर सामने की ओर चली जाती हैं। ध्यान पूरी तरह से भूमिका की बात पर था। प्रीति जवाब देती है, क्या भूमिका दी, आप भी कैसी बातें करने लगती हो। आपने मुझे कब बताया कि आप मेरा नीचे इंतजार कर रही हो, और शायद आप भूल गई हैं कि आप मुझे कोई ज़रूरी काम देकर गई थी जिसे मुझे आज ही खत्म करने की हिदायत दी थी। भूमिका कहती है, अच्छा, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। एक तो नीचे नहीं आई हो, ऊपर से अपनी गलती मानने की जगह मेरे सर पर ठीकरा फोड़ रही हो। प्रीति मुस्कुराकर कहती है, भूमिका दी, ये काम बस हो ही गया, बस थोड़ी देर में आती हूँ। भूमिका जवाब देते हुए एकदम धीरे से कहती है, तो क्या तुम मेहमानों के सामने नाइटी पहनकर आने वाली हो। फिर अपनी आवाज को सामान्य करते हुए कहती है, एकदम अच्छी सी बनकर नीचे उतरना, और हाँ, जल्दी जल्दी। प्रीति जवाब देती है, मैं बस अभी आई। उसके बाद प्रीति अपनी जगह से उठ खड़ी होती है और उसके लिए भेजी गई डिजाइनर ड्रेस में से अपने लिए एक ड्रेस चुन। सनी के कमरे में दुविधा और तैयारी। सनी और ओमकार दोनों में से कोई भी अभी तक तैयार नहीं हुआ था। वे दोनों अपना अपना मुंह लटकाए कपड़ों के स्टैंड के चारों तरफ चक्कर लगा रहे थे। सनी, कितना एम्बैरसिंग होगा ना कि मुक्ता यहाँ हमारे लिए आएगी और उसे ह्यूमिलिएट होना पड़ेगा। इसके ऊपर से वो हमें सजा संवरा देखेगी तो उसे कैसा लगेगा। ओमकार, लगेगा कि उसे हम इंसल्ट होने पर खुश हो रहे हैं। ओमकार एक पल रुककर आगे कहता है, मैंने सोचा था कि मुक्ता आएगी, हम सब बातें करेंगे, अच्छा वक्त बिताएंगे, वो प्रीति को समझाएगी और सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन अब प्रीति के साथ साथ मुक्ता को भी मनाने का काम बढ़ जाएगा। सारी प्लानिंग उल्टी पड़ गई। सनी, यूं कहो कि सारे सपनों पर पानी फिर गया। मेरी दोस्ती लव स्टोरी तक पहुंची ही नहीं, उससे पहले ही अंत की ओर बढ़ गई। इससे तो अच्छा होता कि वो हमारी तरफ दोस्ती का हाथ ही नहीं बढ़ाती। कम से कम हम इस गिल्ट में तो नहीं होते जिस गिल्ट में आज हैं। ओमकार, तुम सही कह रहे हो। सनी, मैंने सोच लिया है, मैं यहाँ से बाहर निकलूंगा ही नहीं, अपने कमरे में ही बैठा रहूंगा। इतने में ही सनी के फोन पर चिराग का कॉल आता है। सनी फोन उठाता है। उधर से चिराग की आवाज आती है, क्या आप अभी तक तैयार नहीं हुए। रोहित सर आपका नीचे इंतजार कर रहे हैं। सनी रोहित का नाम सुनते ही सब कुछ भूलकर झट से जवाब देता है, बस 5 मिनट में हम आ ही रहे हैं। ऐसा कहने के बाद वह ओमकार की तरफ देखता है और कहता है, अगर अपने दिन को और बुरा नहीं बनाना है तो हमें तैयार होकर नीचे जाना होगा, हमारा इंतजार हो रहा है। इसके बाद दोनों दोस्त अपने लिए एक एक ड्रेस फाइनल करके तैयार होने चले जाते हैं। डाइनिंग हॉल मारवा हाउस, रौनक और इंतजार। इस वक्त डाइनिंग हॉल की रौनक देखते ही बनती थी। कहीं मंडली बैठी हुई नजर आ रही थी तो कहीं दूसरा समूह अपने हाथों में कोल्ड ड्रिंक लेकर एंजॉय करता दिखाई दे रहा था। जगह जगह सभी बातें करने में लगे हुए थे और बीच बीच में हंसी के फव्वारे भी छूटते हुए दिखाई दे रहे थे। तभी रोहित मारवा चिराग की ओर इशारा करता है। चिराग अपनी गर्दन हिला देता है। उसके बाद रोहित अनिका की तरफ देखता है और आंखों ही आंखों में उसे कुछ कह देता है। अनिका पलकें झपकाकर हामी भर देती है। तभी रोहित आदित्य से कहता है, आप लोग बातें कीजिए, मैं बस अभी आता हूँ। रोहित के जाने के बाद चिराग भी वरुण मारवा के साथ बैठकर आदित्य प्राशर से बातचीत करने लगता है। इस वक्त मुक्ता भूमिका के साथ थी। वे दोनों भी बातें कर रही थीं। मुक्ता से बात करने के बाद भूमिका को पता चलता है कि सनी, ओमकार और प्रीति से भी मुक्ता की दोस्ती है। तभी अनिका मुक्ता के पास आकर कहती है, मुक्ता, क्या तुम मेरे साथ आओगी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तभी भूमिका कहती है, जाओ मुक्ता, तब तक तुम अपनी जरूरी बातें निपटा कर आओ, तब तक मैं उस प्रीति का कान पकड़कर नीचे लेकर आती हूँ। इतनी देर हो गई है मुझे उसका इंतजार करते करते, अब तक नीचे नहीं आई। मुक्ता मुस्कुराते हुए अनिका के साथ चल पड़ती है। अनिका उसे पास में ही मौजूद एक गेस्ट रूम में ले जाती है। रोहित वहां पहले से ही मौजूद था। रोहित बड़े ही आराम से सोफे पर बैठा हुआ था।
वो मुक्ता को देखकर उसे अपने दाईं ओर रखे हुए सोफे पर बैठने का इशारा करता है। वहीं अनिका रोहित के साथ बैठ जाती है। एक पल के बाद रोहित मारवा मुक्ता से कहता है, आई होप कि मारवा हाउस आना तुम्हारे लिए तकलीफ दे नहीं रहा होगा। मुक्ता मुस्कुराकर, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, उल्टा हमें यहाँ आना अच्छा लगा। आपके यहाँ बुलाने की वजह से ही हम अपने दोस्तों से भी मिल पाएंगे। रोहित थोड़ा सा सीधा बैठते हुए मुक्ता से कहता है, मैं तुम्हारा ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता, इसलिए सीधे सीधे पूछता हूँ। बदले में मुक्ता हाँ में अपनी गर्दन हिला देती है। रोहित, मैं जानना चाहता हूँ कि उस दिन तुमने जो बात चिराग मेहता से कही उसका क्या अर्थ है। वैसे तो उस बात का मतलब बिल्कुल साफ है, लेकिन फिर भी मैं और भी स्पष्ट तरीके से तुमसे सुनना चाहता हूँ। मुक्ता एक बेहद ही सुलझी हुई लड़की थी। हमेशा अपने फैसले खुद लेती आई थी, अपनी हर समस्या का सामना भी करती आई थी। इसीलिए रोहित मारवा के सामने होने के बावजूद उसके आत्मविश्वास में कोई कमी नहीं थी और न ही किसी तरह की झिझक या डर उसके चेहरे पर या आवाज में झलक रहा था। मुक्ता मुस्कुराकर, क्या हम आपको भैया कह सकते हैं? रोहित, ये तुम्हारे लिए गए फैसलों पर निर्भर करता है। अब मुक्ता आगे बोलना शुरू करती है। भैया, हमारी बात का मतलब सिर्फ इतना ही था कि गुलेरिया परिवार में जो स्थान, मान, शान, प्रतिष्ठा हमें ओमकार गुलेरिया जी के नाम पर मिलने वाली थी, हम चाहते हैं कि वो हमें सभी चीजें मारवा परिवार में सनी मारवा जी के नाम पर मिले। रोहित ने जितना मुश्किल सवाल पूछा था उसका जवाब दे पाना टेढ़ी खीर था, लेकिन मुक्ता ने बड़ी ही आसानी से सुंदर शब्दों में अपनी बात को रख दिया। रोहित अनिका की तरफ एक निगाह देखता है। अनिका आंखों ही आंखों में मुक्ता के जवाब की प्रशंसा कर देती है। अब रोहित आगे पूछता है, क्या इसे एक हाथ देना और एक हाथ लेना नहीं समझा जाएगा? ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कि रिश्तेदारी के नाम पर बिजनेस डील की जा रही हो। मुक्ता, क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह जीवन साथी का एक्सचेंज व्यापार जैसा है? और तुम जानती ही होगी कि इस पवित्र रिश्ते में व्यापार की गुंजाइश नहीं होती। मुक्ता मुस्कुराकर जवाब देती है, भैया, वो परिस्थितियां ही ऐसी थीं कि उनमें कही गई यह बात व्यापार जैसी ही लगेगी। हमें इस बात का बिल्कुल भी अनुमान नहीं था कि गुलेरिया परिवार की तरफ से हमारे लिए किसी तरह के रिश्ते की बात चल रही है। ये बात हमें उस वक्त पता चली जब आपके असिस्टेंट चिराग मेहता और हमारे पिताजी आदित्य प्राशर जी के बीच बातचीत लगभग वाद विवाद तक पहुंच चुकी थी। हम नहीं चाहते थे कि जिनके साथ पारिवारिक रिश्ते जोड़ने हैं उनके साथ किसी तरह की कड़वाहट से शुरुआत हो। इसीलिए उस वक्त बात को संभालने के लिए हमें ना चाहते हुए भी ऐसा कहना पड़ा। यदि यह बात सामान्य परिस्थितियों में कही जाती तो अच्छी लगती, लेकिन अगर उन परिस्थितियों में नहीं कही जाती तो निश्चित ही समस्या बनती। किसी के भी पिता अपनी बेटी के संदर्भ में इस तरह के हस्तक्षेपों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते। इसके बाद 2 पलों के लिए कमरे में खामोशी छाई रहती है और फिर अनिका कहती है, मुक्ता, अगर तुम मारवा परिवार में ही अपना रिश्ता चाहती हो तो फिर सनी ही क्यों? मारवा परिवार में और भी अच्छे लड़के हैं। मुक्ता, क्योंकि यह बात गलत परिस्थितियों में शुरू हुई है, इसलिए इस तरह के सवाल उठने बनते ही हैं। दरअसल जब हमें सनी जी की बातों ने प्रभावित किया तब हम भी नहीं जानते थे कि वो मारवा परिवार से हैं। सनी जी में ऐसी कोई भी आदत नहीं जो हम अपने जीवन साथी में नहीं चाहते। फिर एक पल रुककर आगे कहती है, सिर्फ सनी जी ही क्यों? तो इसका जवाब ये है कि हमें सनी जी अपने जीवन साथी के रूप में इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि वो मारवा परिवार का हिस्सा हैं, बल्कि हम मारवा परिवार का हिस्सा इसलिए होना चाहते हैं क्योंकि हमें सनी जी बेहद पसंद हैं। अब रोहित आगे कहता है, क्या तुम्हें सनी भी इसी तरह पसंद करता है? मुक्ता जवाब देती है, इस बात की हमें कोई जानकारी नहीं। हमने उनकी ओर दोस्ती का हाथ इसलिए बढ़ाया था ताकि धीरे धीरे एक दूसरे को जान पहचान सकें, अपने रिश्ते को अच्छा कर सकें, एक दूसरे के दिल में जगह बना सकें। लेकिन इन सब चीज़ों से पहले ही परिस्थितियां इतनी विपरीत हो गईं कि समय से पहले ही ये सब बातें करनी पड़ रही हैं। हम बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि यदि सनी जी को ये हम पसंद नहीं तो हम इस रिश्ते में कभी भी नहीं आना चाहेंगे। हर रिश्ते में दोनों व्यक्तियों की इच्छा और अनिच्छा का बराबर महत्व होता है। अब रोहित अपनी जगह से उठता है और मुक्ता की ओर आगे बढ़ता है। उसके पास पहुंचकर वो उसके सिर पर हाथ रखता है, फिर वहां से बिना कुछ कहे बाहर निकल जाता है। इसके बाद अनिका और मुक्ता भी बातें करते हुए बाहर निकल जाती हैं। विक्की के बंगले में विक्की बाबूराव पर बरसते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऑफिस तक आने की? मैं 1 से ज़्यादा बार बता चुका हूँ कि अगर मुझसे मिलना हो तो मेरे बंगले पर आकर मिलो, मेरे काम की जगह पर आकर मिलने की ज़रूरत नहीं। अगर तुरंत मिलना ज़रूरी हो या फिर तुम्हें सब्र न हो तो मुझे खबर करो, मैं खुद आकर मिलूंगा। अगर आज के बाद ऐसी गलती की तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम कौन हो। तुम्हारी ज़रा सी गलती पूरा प्लान तो बिगाड़ेगी ही, साथ में समाज में कमाया हुआ मेरा नाम, प्रतिष्ठा
सब बर्बाद कर देगी। हम तुम्हारी तरह किलों में छुपकर नहीं रहते, हमें समाज के बीच हजारों के साथ मिलजुल कर रहना पड़ता है। अब बाबूराव कुर्सी पर बैठते हुए कहता है, अब कितना गुस्सा करोगे वकील साहब? मान तो ली मैंने अपनी गलती, अब माफ भी कर दो। ये गलती दोबारा नहीं होगी। तुमसे मिलने की जल्दी में मैं ये भूल ही गया था कि तुमने वहां आने के लिए मना किया है। अब अगर माफ नहीं करना चाहते तो सजा दे दो, मैं उफ तक नहीं करूंगा, पर अब गुस्सा थूक दो। बाबूराव की मीठी चिकनी चुपड़ी बातें सुनकर धीरे धीरे विक्की का गुस्सा शांत हो जाता है। वो भी बाबूराव के पास ही एक दूसरी कुर्सी पर बैठ जाता है। फिर कुछ पलों के बाद पूरी तरह शांत होकर बाबूराव से कहता है, कहो, किस काम से आना हुआ? क्या आदेश हुआ है? बाबूराव कहता है, तुम बेहद समझदार हो, तुम्हारी यही बात मुझे बहुत पसंद है, और तुम्हारी काबिलियत के बारे में तो कहना ही क्या है। बाबूराव अपनी जगह से खड़े होकर वहां रखे हुए एक्वेरियम के पास चला जाता है। विक्की के बंगले में आने वाला शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो एक्वेरियम के पास न जाता हो। बाबूराव झुककर उन रंग बिरंगी मछलियों को देखते हुए विक्की से कहता है, बस एक मछली और तुम्हें अपने इस मछली घर में रखनी है। विक्की बाबूराव की बात का मतलब समझने की कोशिश करता है। बाबूराव कहता है, उसका वहां रहना हम सभी के लिए खतरनाक है। या तो उस मछली को उस समुंदर में लाकर अपनी इन मछलियों के बीच कहीं छुपा लो, और अगर मछली को ला नहीं सकते तो फिर उसे गहरी नींद सुला दो। इसके बाद विक्की की तरफ देखते हुए शातिर मुस्कान देता है। ऐसा करते हुए बाबूराव की एक आंख छोटी और दूसरी आंख बड़ी हो जाती है। मुस्कान भी तिरछी दिखाई देती है। विक्की बिना किसी हाव भाव के बाबूराव की तरफ देखता रहता है। अब बाबूराव आगे कहता है, चुनाव तुम्हारा है, जो तुम्हारी सुविधा में हो वो कर लो, हमें केवल परिणाम बता देना। इसके बाद बाबूराव अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए विक्की से आगे कहता है, मुझे और भी बहुत काम है, इस वक्त थोड़ा जल्दी में हूँ, फिर मिलते हैं। ऐसा कहकर वह विक्की के बंगले से बाहर की ओर निकल पड़ता है और अपने आदमियों के साथ गाड़ी में बैठते हुए वहां से चंपत हो जाता है। विक्की अपनी जगह से खड़ा होता है और टकटकी लगाकर बाहर की ओर देखता रह जाता है। इस वक्त विक्की का चेहरा बाहर से एकदम शांत था, लेकिन मन अंदर ही अंदर बेहद ही खिन्न था। मारवा हाउस में एक नौकर वरुण और रोहिणी के पास जाकर धीरे से उनके कान में कुछ कहकर वहां से चला जाता है। वे दोनों अपनी अपनी कंपनी को छोड़कर वहां से एक ओर चले जाते हैं, जहां रोहित मारवा उनका इंतजार कर रहा था। वरुण मुस्कुराकर रोहित से कहता है, कहो रोहित, हमें यहाँ बुलाने की खास वजह क्या है? तभी रोहिणी भी कहती है, मैं कब से इंतजार कर रही थी कि तुम हमें बताओ कि आज ऐसा खास क्या है कि यूं अचानक हमें बुलाया है। अब रोहित रोहिणी की तरफ देखते हुए कहता है, क्या आपने मुक्ता से बात की? मुझे हमारे सनी के लिए वो लड़की पसंद है। मैं चाहता था कि आप दोनों एक बार उनके परिवार से मिल लें और इस बारे में जो भी आपकी राय हो वो बता दें। यह सुनते ही वरुण और रोहिणी एक दूसरे को देखने लगते हैं। अब रोहिणी कहती है, अगर तुमने पसंद की है तो मुझे पूरा भरोसा है कि उनके परिवार की जांच पड़ताल भी अच्छे से की होगी। जहां तक लड़की का सवाल है तो मुझे वो अच्छी लगी। अगर सनी को इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं तो मुझे भी कोई तकलीफ नहीं। इनफैक्ट मुझे अच्छा लगेगा। इसी बहाने सनी अपनी जिम्मेदारियां और बेहतर तरीके से समझ सकेगा। उसका बचपना भी खत्म हो जाएगा और वो अपने काम को लेकर गंभीर भी हो जाएगा। अब वरुण कहता है, आदित्य प्राशर से बात करने के बाद मुझे भी वो सुलझे हुए इंसान लगे। अब रोहिणी कहती है, रोहित, सनी हमेशा से तुम्हारे ही साथ रहा है। उस पर तुम्हारा उतना ही अधिकार है जितना कि हमारा, और शायद तुम्हारा अधिकार हमसे ज्यादा ही है। तुम उसके लिए जो भी फैसला लोगे हमें मंजूर होगा। हमें तुम्हारे किसी भी फैसले से कोई आपत्ति नहीं। अब वरुण कहता है, रोहिणी सही कह रही है। हम तो अभी इस बारे में सोच भी नहीं रहे थे, लेकिन हमें खुशी है कि तुमने सनी को भी अपनी जिम्मेदारी की तरह ही समझा है। हमें विश्वास है कि तुम जो भी फैसला करोगे वो सही होगा। अब रोहित कहता है, फिर भी आप लोग कुछ वक्त लीजिए। अगर आपके मन में किसी भी तरह की दुविधा हो तो मुझे कह दीजिएगा। ऐसा कहने के बाद रोहित वहां से चला जाता है। वरुण और रोहिणी के चेहरे पर मुस्कान छोड़ जाता है। वे दोनों ही इस खबर से काफी खुश नजर आ रहे थे। इधर मुक्ता और अनिका बाहर आ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ से प्रीति और भूमिका साथ साथ आते हुए नजर आते हैं। वहीं ओमकार और सनी सामने से सीढ़ियों से उतरते हुए दिखाई देते हैं। ओमकार की नज़र प्रीति पर और प्रीति की ओमकार पर पड़ती है। प्रीति को देखकर ओमकार के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। ये प्यार का ही असर था कि ओमकार जब भी प्रीति को देखता था उसे उसकी खूबसूरती पहले से भी ज्यादा बढ़ी हुई नजर आती थी। वहीं ओमकार भी काफी स्मार्ट लग रहा था। प्रीति की निगाहें उस पर टिक कर रह जाती हैं,
लेकिन प्रीति के चेहरे पर किसी भी तरह का भाव नहीं आता। वहीं ओमकार के चेहरे को देखकर कोई भी आसानी से बता सकता था कि वो प्रीति की खूबसूरती पर दीवाना हुआ जा रहा है। तभी सनी की निगाह मुक्ता पर पड़ती है और ठीक इसी वक्त मुक्ता भी सनी को अपने सामने से उतरते हुए देखती है। दोनों के ही चेहरे पर एक साथ बड़ी सी मुस्कान दिखाई देने लगती है। मुक्ता ने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि वो सनी को उसी के घर में इतने ड्रेसिंग लुक में देखेगी। मुक्ता के सिंपल लुक में तैयार होने के बाद भी मुक्ता की खूबसूरती और भी निखरी हुई नजर आ रही थी। दोनों ही बिल्कुल भूल चुके थे कि इस वक्त वो कहाँ मौजूद हैं। उन दोनों को कोई देख भी रहा है या नहीं। वे दोनों दूर से ही एक दूसरे की आंखों में खोए मीठी खुशी को महसूस करते हैं। जब मुक्ता की निगाहें सनी पर टिक कर रह जाती हैं, ठीक उसी वक्त प्रीति पीछे से आकर मुक्ता के कान में धीरे से कहती है, क्या आपने सनी जी के अलावा भी आपका किसी और को देखने का विचार है? जैसे ही प्रीति की आवाज़ से मुक्ता का ध्यान टूटता है, वह प्रीति की तरफ देखती है। मुक्ता कुछ बोल पाती इससे पहले ही प्रीति आगे कहती, महफिल में हम भी हैं जनाब, भूल मत जाइएगा कि आप यहाँ हमसे मिलने भी आई हैं। प्रीति चुटकी लेती है। मुक्ता और प्रीति दोनों हंस पड़ती हैं और फिर एक दूसरे के गले लग जाती हैं। बहुत ही कम वक्त में मुक्ता और प्रीति की अच्छी दोस्ती हो गई थी। जहां मुक्ता काफ़ी मिलनसार थी, वहीं प्रीति का स्वभाव डाउन टू अर्थ था। रोहित से बात करने के बाद इस वक्त मुक्ता वैसे भी अंदर ही अंदर बेहद खुश थी। अभी तक उसने अपनी खुशी किसी के साथ नहीं बांटी थी। इधर सनी और ओमकार नीचे का माहौल देखकर दंग रह जाते हैं। मुक्ता के चेहरे की खुशी साफ बता रही थी कि जैसे सनी सोच रहा था, अभी तक वैसा कुछ नहीं हुआ है। तभी सनी की निगाह अपने माता पिता पर जाती है। डाइनिंग हॉल में आने के बाद सनी जाकर सबसे पहले अपने माता पिता से मिलता है और ओमकार सीधा जाकर प्रीति और मुक्ता के पास खड़ा हो जाता है। ओमकार के आने के बाद प्रीति के बदलते हुए हाव भावों को देखकर मुक्ता समझ जाती है कि उनके बीच का विवाद अभी तक ज्यों का त्यों है। मुक्ता चाहती थी कि जिस तरह उसकी लव लाइफ का कांटा निकल गया है, बिल्कुल उसी तरह ओमकार और प्रीति के बीच खड़ी हुई मिसअंडरस्टैंडिंग भी दूर हो जाए। इसीलिए मुक्ता ये काम जल्द से जल्द कर देना चाहती थी। इधर ओमकार, मुक्ता और प्रीति आपस में बातचीत करना शुरू कर देते हैं। वहीं थोड़ी ही देर में सनी भी आकर उन्हें ज्वाइन कर लेता है। अब मुक्ता के चेहरे की शर्म देखते ही बनती थी। अचानक से मुक्ता का खिलखिलाता हुआ चेहरा लाल हो गया था।